पाठक जी नमस्कार, क्या हालचाल। मंथन में आपका स्वागत। नमस्कार 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 मानक जी, बहुत बहुत आभार आपका। मंथन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के देश के चतुर्थ विकास में आपका सहयोग, इसके लिए आभार आपका। ओके, चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब मैं बॉलिंग करूंगा, आपको चौके छक्के लगाने हैं। पाठक जी आप तैयार हैं? जी हाँ। ओके पाठक जी, अब आपका जब उत्तर प्रदेश में छोटे सहयोगी दलों के साथ गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है, राजभर जी, दारा सिंह चौहान, आरएलडी से, फिर बीजेपी से भी आपने सुनील शर्मा को, ये नए मंत्री बन गए, तो मतलब अब ये मान लें कि सीट बंटवारा बहुत जल्दी फाइनल हो जाएगा और यूपी की जो बाकी सीटें हैं जिन पर उम्मीदवार अभी नहीं अनाउंस हुए हैं वो भी जल्दी हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा 5 वर्ष जनता के बीच में रह करके काम करती है। उनके लिए गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। आज देश के पैमाने में यदि चर्चा है तो केवल ये चर्चा है कि गरीब आदमी को इज्जत से जीने लायक उनकी ज़िंदगी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। हर जाति धर्म संप्रदाय का जो समर्थन है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर माननीय मोदी जी के साथ है। ओके, तो मतलब ये मान लें कि अभी जो चुनाव आ रहा है उसमें आप अपनी डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। पाठक जी जी हाँ, डबल इंजन सरकार ने देश के पैमाने पर, प्रदेश के पैमाने पर चतुर्मुखी सफलता हासिल की है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे युवाओं को रोजगार से जोड़ने का मामला हो, चाहे हमारे हेल्थ सेक्टर का मामला हो, या अन्य जो हमारे सेक्टर हैं, सभी सेक्टर्स में औद्योगिकीकरण में हमारी सरकार ने चतुर्मुखी सफलता हासिल की है। ओके, अपनी यूपी की सरकार को पाठक जी, अब जब चुनाव का समय है, 10 में से कितने नंबर देंगे आप? अगर आपको आपसे पूछा जाए कि चलिए अपना खुद आप मूल्यांकन करिए। देखिए, हम तो 10 में 10 नंबर देंगे ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भी 10 में 10 नंबर दे रही है। और अगर आपके मंत्रालयों की बात की जाए, स्वास्थ्य की, चिकित्सा, शिक्षा की, कल्याण वाला जो कल्याण परिवार है, परिवार कल्याण, उस विभाग की। जी जी, देखिए, इन वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हेल्थ सेक्टर में लाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश राज्य में 75 के 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। आज हमें बताने में खुशी है कि 2017 से पहले जहां मात्र 16-17 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज उत्तर प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। 30 हमारे निजी क्षेत्र में है, 35 हमारे सरकारी क्षेत्र के हैं। 16 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही वहां पर प्रारंभ हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। नर्सिंग क्षेत्र में हमने बड़ी सफलता हासिल की है। हमने नर्सिंग कॉलेजों का मानकीकरण किया है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से हमने समझौता किया है। ABCD 4 प्रकार के हमने उनको विभाजित किया उनकी गुणवत्ता के आधार पर, और बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आप देखते होंगे, पहले अस्पतालों में चिकित्सक समय से नहीं बैठते थे, गायब रहते थे। जब से काम करने का हम लोगों को अवसर मिला है, हमने उनकी सुनिश्चितता की है कि अस्पताल परिसर में बैठे, वो जो उनका टाइम है, मरीजों की देखभाल करें। सभी दवाइयां हमारे अस्पतालों में उपलब्ध हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, जो मरीज हमारे पास आते हैं उनकी संतुष्टि कैसी है। तो हम ऐसे सभी हॉस्पिटल से जहां मरीज एडमिट होते हैं, उनकी सूची रात 12 बजे तक मेरे पास आती है। प्रतिदिन हम कम से कम 5 जिलों के 10 मरीजों से बात करते हैं कि आपको अस्पताल परिसर में दवाई कैसी मिली, व्यवहार कैसा चिकित्सकों का था, कोई असुविधा तो नहीं। उस फीडबैक के आधार पर हम तत्काल कार्रवाई करते हैं, या पुरस्कार भी हम देने का काम अपने चिकित्सकों को करते हैं। ऐसी संख्या में बताना चाहता हूं, प्रतिदिन 1,70,000 के मरीज हमारे सरकारी चिकित्सालयों में आते हैं, जिसमें से 12,000 मरीज एक्सीडेंटल होते हैं, जो विभिन्न दुर्घटनाओं में घायल होकर के आते हैं।
जैसे रोड एक्सीडेंट या आग लगने से चोट पहुंची हो, पानी में डूबने के कारण चोट पहुंची हो, छत में गिरने के कारण चोट पहुंची हो, या अन्य किसी धारदार वस्तु से चोट पहुंची हो। ऐसे 12,000 मरीज प्रतिदिन हमारे पास आते हैं ट्रामा में। 8,000 मरीज हमारे पास प्रतिदिन आते हैं जो गंभीर रोगों से ग्रसित होते हैं, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट अटैक या अन्य कोई असाध्य रोग। और मुझे बताने में ये गर्व है कि 5,000 ऑपरेशन प्रतिदिन हम निःशुल्क अपने अस्पतालों में कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने आमूलचूल परिवर्तन करने का काम इन वर्षों में किया है। जहां तक चिकित्सा शिक्षा का सवाल है, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया है। हमने एमबीबीएस की सीटों को दोगुनी करने में सफलता हासिल की है। पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें जो एमडी एमएस की होती हैं उसको भी हमने दोगुना किया है। इसके अलावा लगातार हम गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और आप देखेंगे कि नैक रैंकिंग में भी हमारे जो मेडिकल कॉलेजेज है, यूनिवर्सिटीज हैं, लगातार उस दिशा में तेजी के साथ काम कर रहे हैं। पाठक जी, पिछली सरकार जो थी अखिलेश यादव की, आपको पता ही है अखिलेश यादव तो हर दिन आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। पिछली सरकार जो थी, आपने कहा अपनी सरकार को आप 10 में से 10 देंगे। अखिलेश जी की पिछली सरकार को अगर आपसे कहा जाए नंबर दीजिए, 10 में से कितने नंबर देते हैं पाठक जी? हम 10 में से 0 नंबर उनको देंगे, क्योंकि जब जब उन समाजवादी पार्टी को सरकार में रहने का अवसर मिला है, गुंडई, लफंगई, लुच्चई, ठेकेदारी, प्लाट मकान दुकान पर कब्जा करना, उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट साबित किया पूरी दुनिया के पैमाने पर। जबकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की सरकार ने, अखिलेश यादव की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया उत्तर प्रदेश में स्थापित किया था। हमारी सरकार ने ऑर्गेनाइज क्राइम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश राज्य में कोई भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सक्रिय नहीं है। संगठित माफिया गिरोह पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं हो रही हैं उनमें भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। हमने अपराध के मामले में अपना पराया, छोटा बड़ा, गरीब अमीर नहीं देखा। यदि अपराध घटित हुआ है तो कानून की सुसंगत धाराओं में हमने कड़ी कार्रवाई की है। और अगर मायावती की सरकार से आपकी सरकार की तुलना करने को कहा जाए, वो तुलना कैसी रहेगी पाठक जी? देखिए, आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार सिंगल हैंडेड सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार है और हर सेक्टर का चतुर्मुखी विकास हुआ। आज उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हमारे पास चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हैं। हमने 75 के 75 जनपदों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया है। 1,72,000 किलोमीटर हमारी पक्की डामरी के सड़कें बनी हैं। इसके अलावा बिजली के मामले में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले बिजली शाम होते होते गायब हो जाती थी, अंधेरा होते ही लगता था कि उत्तर प्रदेश की सीमा में आप प्रवेश कर गए हैं। आज 75 के 75 जनपदों को राउंड द क्लॉक, जिला मुख्यालय को 22 घंटे, तहसील मुख्यालय को 18 घंटे हमने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सुनिश्चितता के साथ प्रदान करने का काम किया है। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उत्तर प्रदेश ने जो सर्वाधिक बिजली सप्लाई का आंकड़ा है, आज 28,000 मेगावाट से अधिक बिजली प्रतिदिन हम सप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास 30,000 मेगावाट बिजली हमारे हाथ में है। हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है। गत सरकारों में, खासकर समाजवादी पार्टी की सरकार की मैं तुलना करना चाहूंगा, मात्र 2 जिलों में बिजली जाती थी, बाकी अंधेरे रहते थे। रोटेशन होता था बिजली का, एक हफ्ता दिन की, एक हफ्ता रात का। हमने बराबर सहभागिता के साथ सबको बिजली देने का काम किया है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, बेसिक शिक्षा के स्कूलों का समाजवादी पार्टी की सरकार में दुर्दशा कर दिया था इन लोगों ने। बच्चे ड्रॉप आउट होते होते मात्र 1,12,00,000 बच्चे बचे थे। स्कूल, जो बच्चों का स्कूल होता उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता भूसा भरने का काम करते थे। बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते थे। सबसे पहले स्कूलों की दुर्दशा को हमने सुधारा। कायाकल्प योजना के माध्यम से जो पूर्व विद्यार्थी विद्यालयों में पढ़ते थे उनसे हमने देश विदेश में संपर्क किया। उनको संपर्क में लेकर के, उनसे सहयोग लेकर के, उद्योगपतियों से सहयोग लेकर के हमने 95% अधिक बेसिक शिक्षा के स्कूलों को कायाकल्प योजना के तहत मॉडर्न स्कूल में डेवलप करने का काम किया है। बाउंड्री वॉल बनाई है, कमरे को सुसज्जित किया है, फर्नीचर प्रदान किया है और बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनको हमने मॉन्टेसरी स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से बेहतर ड्रेस सेट प्रदान की है, जूता मोजा दिया है। इसके अलावा उनको पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की हैं। मध्याह्न भोजन को भी हमने गुणवत्ता के साथ सप्लाई करने का काम किया है।
पहले पता आपको, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो माफिया होते थे बच्चों को, वो एक मुश्त ये पोषण सामग्री सप्लाई करते थे, लेकिन हमने स्वयं सहायता समूह को, जो हमारी बहनों का स्वयं सहायता समूह है, उनके माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापरक पोषण सामग्री, भोजन सामग्री हमने उपलब्ध कराने का काम किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे पंचायत भवन है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसमें सबसे छोटा जो इकाई है ग्राम प्रधान का है। हमने आज तक नहीं देखा था, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, कोई सरकार हो, आज तक ग्राम प्रधान का कार्यालय बस्ता उसके जेब में रहता था या पंचायत सेक्रेटरी के पास रहता था। प्रधान का कार्यालय प्रधान की घर की चारपाई पर होता था। हमने उत्तर प्रदेश के सभी गांव में प्रधान के कार्यालय डीएम ऑफिस से बेहतर बनाने का काम किया। आप स्वयं जाकर निरीक्षण करते हैं। हमने इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान की हैं, गांव में कंप्यूटर लगाया है। सरकार की योजनाओं की जानकारी आप गांव में ही ले सकते हैं। देखिए पाठक जी, मैं भी देख रहा हूं और आप भी समझ रहे होंगे, मायावती के खिलाफ आप कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मायावती जी से, बीएसपी से आपका रिश्ता क्या है बीजेपी का, आज बता दीजिए आप। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मायावती जी देश की सम्मानित नेता हैं और उन्होंने, मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी इस प्रकार का कोई असंवैधानिक काम अपने हाथ में नहीं लिया है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करती है। आपने आकाश आनंद को वाई सिक्योरिटी दिलवाई है अभी आप ही की सरकार ने, इससे क्या संदेश माना जाए पाठक जी? देखिए, ये विभिन्न एजेंसियां सिक्योरिटी थ्रेट का आकलन करती है, उस आधार पर निर्णय होता है। ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। और पॉलिटिकल अगर बात करें तो बताइए, एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, मायावती दोनों का ही हिस्सा नहीं है, लेकिन सारे विश्लेषक मानते हैं कि मायावती विपक्ष का वोट काटेंगी, बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगी। एक तरह से आप ही के साथ पर्दे के पीछे चुनाव लड़ रही है मायावती। ये देखिए, यदि भाई मानक जी, यदि आपका चैनल चल रहा है, उसकी टीआरपी कम ज्यादा है, किसी की टीआरपी आप ले रहे हो, ये कोई सब्जेक्ट नहीं, सबका अस्तित्व है और सभी लोगों का समान लोकतंत्र में होना चाहिए। तो इस बार 80 में से यूपी की कितनी सीटें ब्रिजेश पाठक आप दावा कर रहे हैं जीतने का? हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। ये मोदी जी की दूरदर्शिता का कमाल है कि गरीब आदमी, आम आदमी, खासकर महिलाएं, युवा, किसान, सब लोग मानते हैं कि मोदी जी उनके अभिभावक के रूप में उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाब हुए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं यूपी के दो लड़के राहुल और अखिलेश मिलकर भी इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे? यूपी के दो लड़कों की जोड़ी पहले भी आई थी, सुपर फ्लॉप हुई थी, आपको अच्छी तरह याद है। और इस बार भी 0 नंबर लेकर के आएंगे। इनको 0 अंडा बटा सन्नाटा मिलने वाला, कोई इनकी जनता में लाइकिंग नहीं है। जहां भी जाते हैं जनता इनसे परेशान है और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को याद करती है। और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबी हुई पार्टी के एक लोगों का समूह है और कुछ नहीं है। आपको लगता है राहुल गांधी अमेठी में दोबारा आएंगे चुनाव लड़ने, और आए तो क्या स्मृति ईरानी के खिलाफ टिक पाएंगे? देखिए, ये राजनीतिक पर्यटक हैं। भारतीय जनता पार्टी राउंड द क्लॉक जनता के बीच में रह करके काम करती है। स्मृति दीदी ने अमेठी के अंदर जनता के बीच में रहकर सुख दुख में हिस्सा लेकर के जनता के कंधे से कंधा मिलाकर 5 वर्ष काम किया है। इससे पहले जब चुनाव वो लूज कर गई थी, लगातार जनता के बीच में रहेंगी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी के बारे में जानते हैं, ये राजनीतिक पर्यटक हैं। जब मन आता है तो उत्तर प्रदेश और देश के हिस्सों में जाते हैं, जब मन आता है तो नानी के यहां इटली चले जाते हैं। इनका हिंदुस्तान की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। रायबरेली से सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी पाठक जी, वो राज्यसभा चली गई हैं। प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से आती हैं तो क्या आपको लगता है सीट बचा पाएंगी वो? भारतीय जनता पार्टी रायबरेली भी जीतेगी और प्रदेश की 80 की 80 सीटों को जीतेगी। मैं कह रहा हूं प्रचंड बहुमत से। आप आकलन करा लीजिए, आप सर्वे करा लीजिए। रायबरेली का मतदाता इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल को प्रचंड बहुमत से खिलाने जा रहा है। और वाराणसी में सब कह रहे हैं कि इस बार विपक्ष का एकजुट उम्मीदवार, एक साझा उम्मीदवार होगा और पीएम को कड़ी चुनौती दी जाएगी वाराणसी में। आपको क्या लगता है? अरे भाई कोई मतलब नहीं है।
ये वाराणसी में आप देखिएगा ऐतिहासिक वोटों से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजय श्री हासिल करेंगे। वाराणसी का एक एक बच्चा, सब लोग चाहते हैं कि मोदी जी ने पूरे देश की तस्वीर बदली है। वाराणसी में तो अद्भुत नजारा है, जिस ढंग से वाराणसी के लोगों की आय बढ़ी है, उनका सम्मान बढ़ा है, वाराणसी बदल चुका है। आप जाकर के स्वयं देखेंगे, एक एक व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद आपको लगता है वो मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा इस बार यूपी में और पूरे देश में बनेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ काल से ही अपने संकल्प पत्र में इस बात को बार बार दोहराया कि जब हमें सरकार बनाने का अवसर मिलेगा, हम अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। मुझे बताने में प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से अयोध्या में राम मंदिर का दुनिया के समक्ष लोकार्पण हुआ है, रोम रोम प्रफुल्लित है पूरे देशवासियों का। दुनिया में जहां जहां भारतवंशी रहते हैं, सब लोगों को मानना है कि अद्भुत काम हुआ है। साक्षात प्रभु रामलला वहां विराजमान है और लोगों की आस्था, लोगों का जुड़ाव अयोध्या से उस ढंग से हो रहा है जैसे पुरातन काल में प्रभु राम को अयोध्यावासी मान करके लोग मानते थे, अयोध्या धाम कहते थे। अयोध्या धाम आज पुनः, जो उस समय की बात थी, पुनः स्थापित हुई है। लोग चाहते हैं कि प्रभु राम के मंदिर के निर्माण के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, मैं कह सकता हूं जब हम लोग वहां थे, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, नर नारी गंधर्व चारों तरफ लग रहा था कि प्रसन्नता का माहौल है और सब लोगों ने अपनी आत्मा से प्रभु राम का आशीर्वाद प्राप्त किया है। उस समय यदि आप फुटेज देखेंगे, अद्भुत वातावरण का निर्माण हुआ था। क्या मथुरा काशी का भी समय अब आ गया है पाठक जी? देखिए, आप हमको जो पूछना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों की मनोभावनाओं को आप भी समझते हैं, हम उसको स्पष्ट करते हैं, हम मनोभावनाओं के अनुसार काम करते हैं, लेकिन भारत के संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। ओके, आरएलडी की जरूरत आखिरकार बीजेपी को क्यों पड़ी इस चुनाव से पहले पाठक जी? अगर आप इतना आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि चुनाव एक तरफा होगा, तो फिर आपने जयंत चौधरी को क्यों लिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी भारत माता के झंडे को आकाश की बुलंदियों की ओर ले जाने में सहायक है, या माननीय मोदी जी की विकसित भारत का जो संकल्प है, जो भी दल, जो भी व्यक्ति सहयोग कर रहा है, हम सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। आपने देखा होगा जब से लालू यादव ने पीएम पर, प्रधानमंत्री पर वो निजी हमला किया कि प्रधानमंत्री की कोई संतान नहीं है और ये परिवारवाद का मुद्दा उठाते हैं, बीजेपी ने पूरा कैंपेन चला दिया, पूरा देश मोदी का परिवार। आप क्या कहना चाहते हैं उस मुद्दे पर? आप मानक जी, इसमें थोड़ा सा प्लस कर लीजिए। बीजेपी ने नहीं, देश की एक एक जनता ने, एक एक जनमानस ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, मोदी जी का परिवार। यानी गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जिस ढंग से माननीय मोदी जी ने गरीब जनता की, आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है, जनता उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानती है, अभिभावक मानती है, और यह उसी का परिणाम है। जब बिहार से इस प्रकार की बातें आई, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इस प्रकार की बातों का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। लेकिन परिवारवाद का मुद्दा, जिस पर यह पूरी बहस और ये विवाद शुरू हुआ, परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्ष कहता है कि आपके एनडीए में ही खुद इतने सारे घटक दल हैं जो परिवारवादी दल हैं और प्रधानमंत्री की परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठते हैं। परिवार है, पार्टी चलाते हैं। परिवार उसको कहते हैं जो परंपरागत ढंग से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ हमारा मंडल अध्यक्ष जिलाध्यक्ष बन सकता है, जिलाध्यक्ष कभी भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। जबकि दूसरी पार्टियों में समाजवादी पार्टी में ले लीजिए, तृणमूल में ले लीजिए, उधर एनसीपी में ले लीजिए, ये संभव नहीं है। जितने भी राजनीतिक दल हैं ये वास्तव में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। जैसे अखिलेश यादव जी बोलते हैं ना
वो मैं कहता हूं ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाते हैं और केवल जब सत्ता में आते हैं परिवार को ही डेवलप करने का काम करते हैं। नहीं, अब आप देखिए ज्यादती कर रहे हैं। इसी तरह की पार्टियां आपके गठबंधन में भी तो हैं। अब बताइए आरएलडी क्या है, अब बताइए, और इतनी सारी पार्टियां मैं नाम गिना दूं अभी। देखिए एनसीपी अजीत पवार गुट, वो क्या है? मैं बता रहा हूं वो मेहनत के बल पर आए हैं और लगातार सत्ता में नहीं रहे हैं। उनकी मुद्दों पर वो लड़ाई लड़ते हैं। और मैं कह सकता हूं कि वास्तव में किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह जी। उन्होंने नारा दिया था कि किसानों की खुशहाली का रास्ता खेतों से होकर के जाता है, और उस परंपरा के वाहक हैं चौधरी जयंत सिंह जी। आखिरी सवाल पाठक जी, इस बार बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार का नारा पीएम ने दिया है। आपका दावा क्या है? क्या 370 क्रॉस भी हो सकता है, 400 क्रॉस भी हो सकता है? मैं भारतीय जनता पार्टी 370, एनडीए 400 पार, ये तय है। परिणाम आप देखिएगा, हम दोनों फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश पाठक, न्यूज़ 24 के मंथन में शामिल होने के लिए। शुभकामनाएं आपके लिए। आभार।